है पेज नंबर। 322 है। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है नजर स्क्रीन। ठीक हो गया। 322 पेज नंबर हमारा आता था। चलिए, तो ये कहता है द फॉलोइंग प्रोग्राम स्केलेटन आस्क फॉर द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव वर्कड एंड योर अर्ली पे रेट. It then calculates and display your wages. The function show dollars which you are to write format the output of the wages. ठीक है, ये एक फंक्शन है शो डॉलर। अच्छा, इस ये आपने लिखना है बेसिकली। You must write a definition of the function show dollars here. It should take one parameter of the type double. The function should display the message your wages are dollar followed by the value of parameter. It should display with two places of precision after the decimal point in fixed notation and decimal point should always display. ठीक है, तो बेसिकली इस जो प्रोग्राम है, इस ये जो सवाल है इसके अंदर आपको ये फंक्शन है, इसका नाम है शो डॉलर्स। ठीक है, इसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको पता है कि और इसमें बेसिकली जो है वेजेस उसने खुद ही कैलकुलेट इधर कर दी। वेजेस ये होता है और मल्टीप्लाई बाय पे रेट। तो इस शो डॉलर में बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो डॉलर जो उसको पैरामीटर इधर पास हुआ ना वेजेस, उसने वो डिस्प्ले कर देनी है। और किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करनी है वो ऐसे करनी है, देखिए योर वेजेस आर डॉलर और उसके बाद जो है वो अमाउंट होगी जो भी वेजेस के अंदर पड़ी हुई है, और वो उसको जो आपने डिस्प्ले करना है उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी प्रोसीजन जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हो। और अगर किसी की वेज जो है फर्ज करें 45 है, $45 है, तो 45.00 शो होना चाहिए। बस ये इसने पूछा। ये तो बहुत आसान सा फंक्शन है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3.7, अगर मैं जाऊँ उधर फॉर्मेटिंग आउटपुट, तो इसमें हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो है वो अगर हम नीचे आ जाएं सेट प्रोसीजन, ठीक है, सेट प्रोसीजन हम यूज़ करेंगे। और उसमें हम जो है सेट प्रोसीजन में ये बताते हैं कि भाई हम आपके पास कितने नंबर जो हैं वो शो होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा ना सेट प्रोसीजन 5, ये अगर लाइन नंबर 13 पे आप देखो, तो ये जो नंबर को हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉइंट्स के बाद जो है हमारे पास 5 नंबर जो है वो शो होंगे। और ये देखो सेट प्रोसीजन 2 किया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इधर पॉइंट के बाद ये कौन सी लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है। हाँ, बल्कि ये देखें, बल्कि हमने थ्री सेट क्वेश्चन 3 किया था, उसका मतलब ये है कि ये जो है वो 3 उसके अंदर शो होगा, यानी कि 3 नंबर्स के साथ जो है वो इसको शो करेगा। तो हमने जो है वो ये यूज़ करना है बेसिकली, यानी कि एक जो आपका मैनिपुलेटर है वो ये यूज़ होगा सेट प्रोसीजन वाला, ठीक है। और ये देखें बल्कि उसने किया, अब ये देखें अगर डॉलर्स है ना इधर, तो अगर आप सर्टिफिकेशन 5 करते हो तो, और अगर इसमें वैल्यू ये पड़ी हुई है तो वैसे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। 5 से कम है ना, अगर ये 5 से ज़्यादा होगा पूरा पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें सर्टिफिकेशन 3 है, अगर ये एक वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, और आप इसको डिस्प्ले करते हैं ऐसे, जिसमें आप स्ट्रीम ये जो सेट प्रोसीजन सेट करते हैं वो 3 की सेट करते हैं, तो ये पूरी वैल्यू इन 3 डिजिट्स में डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करे ना, उसमें वहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो आप जो हैं यानी कि जो प्रोसीजन है वो, बल्कि प्रोसीजन भी आप सेट कर सकते हैं और आगे एक फिक्स पॉइंट आएगा। हाँ जी, फिक्स पॉइंट मैनिपुलेटर है, इसको आप यूज़ करेंगे। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसने जो है वो देखें सेट प्रोसीजन हमने 2 कर दी है, और हमारे पास जो सेल्स ने एंटर की उसने ऐसे एंटर की, और ये हमने फिक्स्ड का मैनिपुलेटर भी यूज़ कर लिया। तो बिकॉज फिक्स मैनिपुलेटर इज यूज द सेट प्रोसीजन मैनिपुलेटर विल कॉज नंबर डिस्प्ले विद 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये जो आपका वो क्वेश्चन है ना 6.110, तो उसका आंसर ये है बेसिकली
आप लोगों ने जो फंक्शन डेफिनेशन है जब आप लिखेंगे उसमें तो अक्सर आपने सी आउट की एक स्टेटमेंट लिखनी है, और सी आउट की स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, ये देखें ऐसे। उसमें आप सेट टू सीन बता दोगे कि भाई डेसिमल के बाद 2 पॉइंट शो होंगे और ये फिक्स पॉइंट डेशन शो होगा। फिक्स पॉइंट का एक तो ना फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट जो है उसके बाद आपके पास 2 डिजिट्स जो हैं वो शो होंगे सेट टू सीन की वजह से। और यहाँ पर एक्स है तो वहाँ पे उसने वेजेस पास किया था, वेजेस लिखे होगा। तो बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर ये एक लाइन है। ये क्लियर होगी बात कि कुछ समझ नहीं आया? यस सर। किसी और? सर ये शो पॉइंट भी इस्तेमाल करते हैं एक प्रोग्राम में, 5.26 प्रोग्राम है उसमें सी आउट फिक्स्ड एंड शो पॉइंट दोनों इस्तेमाल किए हैं। तो शो पॉइंट का क्या मतलब है? हाँ जी, देखिए ना, जो हमारे पास शो पॉइंट है ना, बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर नॉट डिस्प्लेड विद ट्रेलिंग जीरोस एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दैट डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट आर नॉट डिस्प्लेड विद डेसिमल पॉइंट। वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये है ना, फर्ज करें पॉइंट के बाद जीरो है, कुछ नहीं है, तो अगर आप खाली फिक्स्ड यूज करते हो ना, तो वो आपको, और सर्टिफिकेशन 2 आपने यूज किया, तो आपको पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, एज इट इज 456 का एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। तो शो पॉइंट का जो अगर आप इनवर्टर यूज करोगे तो फिर जो है ना पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट्स यूज जो है ना वो शो करेगा। देखिए हमने जो सर्टिफिकेशन 6 की ना, और ये जो एक्स है ये तो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा 123.4, जबकि ये 44.6 डिस्प्ले होगा। हम चाहते हैं इसके साथ भी जीरो डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, शो पॉइंट का स्ट्रीम ये वाला ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि अब देखें 3 डिजिट शो हुए हमारे पास पॉइंट्स के बाद, ठीक है, शो पॉइंट। तो ये यानी हमारी हम पे डिपेंड करता है ना कि हम इसको यूज करना चाहते हैं कि नहीं, इसको जी यूज जी करना जी जी जरूरी तो बिल्कुल। नहीं है। जी हाँ जी, ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मेटिंग, बस इसने आपको बताया है कि जब आप स्क्रीन पर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप उसको किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है ना। किस, इनकी बात का तो होता है ना कि आपने कुछ चीज़ों को शो करना है तो वो वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो डिपेंड्स कि सवाल आपको कैसा है। जैसे अगर 6.10 ही अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपको जो है वो काम करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, शो पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा और फिक्स्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने क्या करना है कैसे, ठीक है। ओके सर। सर इसके अलावा 6.18 भी है। 6.18 18। पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर बता दें। 322 यहाँ पर तो सर 345। जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसने आपसे इस प्रोग्राम की आउटपुट पूछी है, ठीक है ना। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपके पेपर में जो है ना क्वेश्चंस होंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही, ठीक है। बहुत, बल्कि शायद इम्पॉसिबल ही है, मैंने आज तक नहीं पूछा कभी। मैं अपने पेपर्स के अंदर जो है ना वो कोई डेफिनेशन या कोई सारी चीज़ें मैं नहीं पूछता होता, मैं प्रोग्राम ही पूछता होता हूँ। प्रोग्राम के 3 डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, या तो आपको कहा जाएगा कोड कर दें, या आपको कहा जाएगा भी इसकी आउटपुट लिख दें, या आपको कहा जाएगा भी इसमें कोई एरर है उसको जो है वो दूर कर दें। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। उसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होगी। अच्छा जी, तो आउटपुट देखते हैं इसकी क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी आपने आउटपुट का प्रोग्राम सॉल्व करना होता है ना, उसका तरीका ये होता है कि आप जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी वहाँ से स्टार्ट हो। हमें पता है कि मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और मेन में सबसे पहले एक फॉर लूप लगा हुआ है। अच्छा, फॉर लूप क्या करता है, इसको देख के पता लग गया ये 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलेगा। और 10, जब यहाँ पे काउंट में 10 आ जाएगा तो ये टर्मिनेट कर देगा, यानी कि ये लूप 10 बार चलेगा, 0 से लेकर 9, 10 टाइम्स बनता है। और 10 टाइम्स जो ये फंक्शन कॉल होगा शो वैर। और जब शो वैर में हम चले जाएंगे, वो यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे इसने एक स्टैटिक इंट वैर डिक्लेयर किया। स्टैटिक वेरिएबल्स आपने पढ़ लिए होंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बल्कि वो एक बार जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं उसको इनिशियलाइज भी हम कर देते हैं। और ये जो है वो उस वक्त तक मेमोरी में रहते हैं जब तक प्रोग्राम आपका ख़त्म नहीं होता। तो जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा
तो वैर क्रिएट हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल है, और उसको 10 असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम वैर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो क्या लिखा आएगा, सबसे पहले 10 लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद जब काउंट में 1 आ जाएगा तो क्या होगा, दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा। और उसके बाद क्या होगा, जो वैर में 10 पड़ा था, अच्छा यहाँ पे वैर में 10 पड़ा था, इस स्टेटमेंट के बाद वैर में 11 हो चुका होगा ना, तो अब इधर 11 जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद वैर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैर 12 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है वो अगली बार 13 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से लेके एंड तक जाएगा, यानी कि आपको सबसे पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाएगा गालवानी बैरल। तो समझ आ गई बात? यस सर। सर ये स्टैटिक में इसने इनिशियलाइज किया 10, इसी वजह से 10 11 12 आया ना, 0 से नहीं ना हुआ। जी जी बिल्कुल। अगर अब यहाँ पे आप 100 कर दोगे तो फिर वो 100 से स्टार्ट हो जाएगा, 100, 101, 102 इस तरीके से। ओके सर। जी, किसी का कोई और सवाल हो तो? सर पेज नंबर 353 पे 6.23 सेक्शन। 353 पे जी 353 के ऊपर कौन सा बेटा, 6.23? यस सर। अच्छा, फॉलोइंग प्रोग्राम आस्क द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इफ द यूजर एंटर 12 एंड 14। तो अब ये अगेन दोबारा से आउटपुट का क्वेश्चन है, और उसने आपको यूजर की इनपुट बता दी गई, यूजर ने 12 और 14 एंटर किया। तो अगेन हम मेन से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे, एक्स वाई जी, तीनों में जो है वो 0 0 चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हम उसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन डिस्प्ले होगी वो क्या आएगी, 0 0 0 0, एक्स 0 है, वाई 0 है, जी 0, ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन 1। तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो फंक्शन 1 की डेफिनेशन के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम उससे, अच्छा यहाँ पे देखें इसका रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है ना। इनकी जो फंक्शन हमने कॉल किया विद रेफरेंस वेरिएबल, इनकी इनका रेफरेंस इधर जाएगा, यानी कि जो भी ए और बी के अंदर वैल्यू आएगी वो बेसिकली एक्स और वाई के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो मेन में आपके पास डिक्लेयर हुए हैं। तो यूजर ने एंटर किया जी 12 और 14, तो 12 और 14 चले गए एक्स और वाई के अंदर। अब हम डिस्प्ले करेंगे तो इधर लिखा आएगा 12, फिर लिखा आएगा, फिर स्पेस होगी, फिर लिखा आएगा 14, फिर स्पेस होगी, फिर लिखा आएगा 0। उसके बाद फंक्शन 2 हमने कॉल किया। फंक्शन 2 जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा कि फंक्शन यहाँ से दोबारा इधर चला जाएगा, तो कंट्रोल यहाँ से इधर चला जाएगा फंक्शन 2 के ऊपर। अब हमें 3 रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने किया बी प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा ये ना वैसे हम साथ में ना इसको एक मिनट मैं काम करता हूँ। हम ना इस तरह यहाँ पे लिखते भी जाते हैं तो हमारे लिए ज़रा आसानी भी हो जाएगी तो भाई क्या क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब सी आउट चलेगी ना तो प्रिंट होगा 0 स्पेस 0 स्पेस 0, ठीक है। फिर कंट्रोल अंदर अगली लाइन में चला जाएगा। तो जो फंक्शन 1 जब चल जाएगा तो फंक्शन 1 में आपको यूज़र ने 12 और 14 दे दिया, तो सबसे पहले प्रिंट होगा 12, फिर स्पेस दे के 14 और फिर स्पेस दे के 0, ठीक हो गया। नीचे अब हम आ गए। तो उसके बाद अब फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। फंक्शन 2 को हम 3 वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो 3 वेरिएबल फंक्शन 2 को पास किए विद रेफरेंस पास हो रहे हैं। तो जो बी जो है वो पॉइंट कर रहा होगा वाई को, और जी जो है वो सी जो है वो जी को, तो बी प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम ना एक और काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे करके वैल्यूज जो है ना वो भी लिख लेते हैं। जो हमारे पास एक्स है उसमें अभी पड़ा हुआ है 12, जो हमारे पास वाई है उसमें पड़ा हुआ है 14, और जो हमारे पास जी है उसमें पड़ा हुआ है 0, ठीक है जी। तो अब जब ये फंक्शन 2 कॉल हुआ तो बी प्लस प्लस हुआ, तो बी जो है वो बेसिकली वाई को पॉइंट कर रहा है। तो बी प्लस प्लस का मतलब ये है कि वाई में हम ऐड कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, ठीक है जी। और सी में एक माइनस हो जाएगा, तो सी जो है वो जी को पॉइंट कर रहा है, तो ये -1 हो जाएगा। और जो अगली स्टेटमेंट है वो है ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी।
तो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक हो गया जी। तो b क्या है जी, b हमारे पास है y, और जो हमारे पास c है वो क्या है जी, z है। तो 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14, और किसको साइन हो जाएगा, a को, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक हो गया। और फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। अब ये डिस्प्ले होगा, आपका डिस्प्ले होगा, देखें जी वैल्यू एक्स वाई जी की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ना, तो 14, 15 और -1, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ जाएं, फंक्शन 3 कॉल हो रहा है, फिर एक्स वाई जी पास हो रहे हैं, तो ए इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, ठीक है। तो बेसिकली ये बनेगा एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस वाई माइनस जी। तो 15 में से माइनस कर दे -1, तो ये 16 बन जाएगा। तो एक्स क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और इधर क्या डिस्प्ले होगा जी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको नहीं करना, ये थोड़ा सा कैच था, गलत कर गया मैं। 16 नहीं होगा ये, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फंक्शन 3 कॉल हुआ ना, इसको जो पैरामीटर पास हो रहा है वो पास बाय वैल्यू हो रहा है, पास बाय रेफरेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है वो जो भी वैल्यू आएगी ए बी सी की, वो इधर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एक्स वाई जी के ऊपर। यानी कि जब हम फंक्शन 3 कॉल हो जाएगा, उसके बाद भी आउटपुट क्या आएगी, 14, 15 और -1, ठीक है जी। बात समझ आ गई आपको। सर ये फंक्शन 3 के बारे में दोबारा बताइएगा। फंक्शन 3 जो है उसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं बाय वैल्यू। पैरामीटर को पास करेंगे दो तरीके होते हैं, पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस। तो फंक्शन 1 के अंदर और फंक्शन 2 के अंदर हमने जो वेरिएबल पास किए थे वो पास बाय रेफरेंस हो रहा है ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। तो इसमें जो भी हम मैनिपुलेशन हम करेंगे ना, वो इधर रिफ्लेक्ट करेगी एक्स वाई जी, क्योंकि इस पर रेफरेंस मौजूद है। जब फंक्शन 3 हमने कॉल किया तो इसमें एक्स वाई और जी हमने पास बाय वैल्यू की, यानी कि इनकी कॉपी बनेगी, और वो फिर इसको पास होगी ए बी और सी को। और जब उसकी इसकी कॉपी है ना ए बी सी, और यहाँ पे आप ए बी सी की जो वैल्यू जो है वो करोगे, मैनिपुलेट करोगे, इनकी जो वैल्यू ए की आएगी, ए की वैल्यू वो आ जाएगी ना 16 आ जाएगी, और बी में पड़ा हुआ है 15, और सी में पड़ा हुआ है -1, ठीक है ना। तो जब ये फंक्शन खत्म होगा तो ये ए बी सी तो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है एक वेरिएबल जो है अपने स्कोप से बाहर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो ए बी सी हैं, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल है ना, तो ये जब फंक्शन खत्म होगा तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी कुछ भी हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन की, क्योंकि कॉपी पास है, कॉपी हुआ था, पास बाय वैल्यू हुआ था हमारे पास, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट इधर नहीं करेगा, एक्स वाई जी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये समझ आई बात। यस सर। तो जी और सर 6.25। 6.24 ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। ये मुझे बता देगा ना साथ में, उससे बड़ा जल्दी बंदा पहुंच जाता है, इतने पैर पहुंच गए हम। तो व्हाट इज आउटपुट ऑफ, आउटपुट पूछिए अगेन उसने। तो ये हमारे पास मेन है। अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स में 1.2 है, वाई में 4.5 है, ठीक है। शो वैल्स हमने ये पास किया, पास बाय वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखें, सर 6.25। अच्छा सॉरी 6.25। तो ये देखें, ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, इसमें उसने बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ना वो यूज़ की हुई है। और आप देख रहे हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि फंक्शन के नाम सेम होते हैं लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैन आईपी है फंक्शन, इसको एक इंट पैरामीटर पास हो रहा है, और ये दोबारा से एक फंक्शन है, इसका नाम तो सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। और फिर ये एक और जो है वो फंक्शन है जिसका नाम वही है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। 3 डिफरेंट जो है वो पैरामीटर जो है वो इनके फंक्शन हम। तो अब बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि होता क्या है। तो x है और y है और z है वो इन टाइप के, और एक a वेरिएबल है वो डबल टाइप का। तो z इज इक्वल्स टू, ये इसने स्टेटमेंट लिखी है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे भाई, सब जब फंक्शन इधर इधर कंट्रोल पहुंचेगा तो मैन आईपी को हम x पास कर रहे हैं, तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है जी। तो जो इधर वैल्यू आई है वो क्या आई है, हम इधर देख लेते हैं। वैल्यू जो आई है वो हमारे पास है 2 है, ठीक है। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और +2 6, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको जरा लिख देता हूँ, खत्म कर देता हूँ।
तो ये जो है ना z इज इक्वल्स टू, सबसे पहला फंक्शन चला तो उसके आंसर में आ गया 6। अगला फंक्शन चलेगा, उसको हम दो पैरामीटर पास करें x और y, दोनों इंट है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसमें देखते हैं क्या है, वैल्यू 1 क्या है, जो 6 है, सॉरी वैल्यू 1 2 है, और वैल्यू 2 क्या है, 4 है। 2 + 4 वो क्या होता है जी, 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ गया, 12 आ गया, तो इधर आ जाएगा जी 12। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा फंक्शन कॉल होगा और इसको हम एक इंटीजर पास करें, डबल पास करें, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तो इधर आप देखो कि वैल्यू 1 है ना ये, तो इसको वैल्यू 2 जो हमने डबल पास की है उसको हम इंटीजर में कास्ट कर रहे हैं। जब इंटीजर में कास्ट करेंगे तो 3.1 जो है वो 3 बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय वैल वन में क्या हमने पास किया जी, वैल वन में हमने y पास किया, तो y की वैल्यू है 4, 3 मल्टीप्लाई तो ये 12 आ जाएगा। तो अब इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो z की वैल्यू क्या आएगी जी, 12 + 12 24 + 6 30 प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 30 है। ठीक है जी। यस सर। और कोई सवाल किसी का? सर 6 चैप्टर बहुत मुश्किल है, इसमें से थोड़ा पेपर बनाइएगा। 6 चैप्टर ही तो यानी कि समझे आप, इसके बाद तो प्रोग्राम स्टार्ट होगी। सर 4 5 चैप्टर फिर भी आसान थे, 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ जी, 6 में जो है ना फंक्शंस आ जाते हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हैं, स्टैटिक का है, लोकल है, ग्लोबल है, और इस तरह की चीज़ें हैं। जो हमारे पास पहले वाले चैप्टर है ना 2 3 4 5, ये तो उसने आपको बताई है कि C++ के बेसिक चीज़ें क्या हैं। आगे उसने फंक्शन आपको डिस्कस किए हैं। फंक्शन बेसिकली जो है वो अगेन, क्योंकि हम क्या करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, फंक्शंस बना देते हैं, और फिर वो फंक्शन जो है वो काम करते हैं और हम उसका रिजल्ट ले लेते हैं। फंक्शन से जो है वो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, ये फायदा होता है जी। कोई और सवाल? नो सर। ठीक है, तो सारे सवाल आपने पूछे हैं? एक्सक्यूज जी मी जी सर, जी सर पेज नंबर 362। जी जी सर ये जो प्रोग्राम है ये स्टब और ड्राइवर के बारे में है। तो स्टब और ड्राइवर ये बताते हैं कि प्रोग्राम सही जगह पे कॉल हुआ है और उसे सही आर्गुमेंट पास हुए। सर इस जी, प्रोग्राम बिल्कुल। में मतलब ये कोई ऐसी एग्जांपल नहीं हो सकती जैसे हमें पता चले कि ये गलत पास हुए में, मतलब इसमें तो ये सही पास हुए हुए थे, तो मतलब अब ये नहीं समझ आ रही कि गलत मतलब ये कब होगा कि प्रोग्राम सही जगह पे कॉल नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे तो सही हुआ हुआ है। तो मैं ये समझ बात गया आपकी बात, समझ मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो है ना स्टब और ड्राइवर, बेसिकली जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो ना तो आपने इसको टेस्ट भी करना होता है। अब टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बंदा मैन्युअली इसको चेक करे, बार बार वैल्यू पास करे और चेक करे भाई आपने जो है वो वैल्यू सही दी है कि नहीं दी है। ठीक है, मैन्युअली टेस्ट करे। एक होता है कि हम कोई स्टब या ड्राइवर बना लें, यानी कि हर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम जो है वो एक स्टब बना लेंगे और फिर ड्राइवर जो है उससे उसको कॉल करेंगे। बेसिकली ना टेस्टिंग में, प्योरली टेस्टिंग में यूज़ होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो टेस्टिंग है ना, ये आपके स्कोप में ऐसा नहीं, मतलब अगर आपकी स्टडी की बात की जाए ना, आपके आपके मेजर डिग्री की बात की जाए तो उसमें टेस्टिंग के लिए आपको जो है ना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, टेस्टिंग आप वैसे ही कर लेते हो। तो इसको यानी कि ये एक तरह से कह लो कि एक ऑप्शनल सा जो है ना वो टॉपिक है, तो आप इसको करना चाहो तो भी कर लो, छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो। तो मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। होता ये है कि इसमें तो आपने वैल्यू सही पास किया ना, तो हम क्या करते हैं कि हम ना जब वैल्यू सही पास करते हैं तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं। जब भी हम एक वैल्यू पास करेंगे फंक्शन को और हमने उसको सही वैल्यू पास की है, तो सही वैल्यू पास करने पे उसका रिजल्ट भी वही आना चाहिए। हम रिजल्ट से पहचान लेते हैं कि भाई वैल्यूज जो हैं वो सही हैं कि नहीं है। अब मतलब आंसर सही आ रहा है हमारे पास नहीं आ रहा, अगर हम वैल्यूज गलत पास करेंगे तो आंसर भी गलत आना चाहिए। तो हम आंसर को देख के जो है ना वो करते हैं। कि मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन मैं कहता हूँ जी सिंपल सा है, सम का फंक्शन मैंने टेस्ट करना है। ये सम का फंक्शन है जो दो नंबरों को प्लस करता है, ए प्लस बी करता है। ठीक है,
तो अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना a प्लस बी, तो मैंने a में पास कर दिया जी फर्ज करें 2 और b में पास कर दिया मैंने 6। तो अब इसका आंसर जो है ना 8 आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो जब 8 आंसर मेरे पास आएगा तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा भाई जो हमारे पास फंक्शन है वो सही जो है वो चल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसे नेगेटिव -2 पास करता हूँ तो अब मेरे पास आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। तो हम इस तरह से जो उसका रिजल्ट होता है ना उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये जो उस यानी कि रिजल्ट है वो सही है कि नहीं है, उससे पता लग जाता सर ये तो फिर हम खुद देखते हैं ना, है। मतलब जी प्रोग्राम तो नहीं हमें बता रहा कि ये गलत है। नहीं नहीं, हम प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं, यानी कि ये तो उसने बहुत ना छोटा सा, अगर इसकी 6.30 की बात करें ना, तो इसने जो है ना वो ड्राइवर प्रोग्राम लिख दिया जो कि ना डिफरेंट उसको टेस्ट करता है, यानी कि टेस्टिंग एन अडल्ट मेंबरशिप फंक्शन। तो ये अडल्ट मेंबरशिप फंक्शन को टेस्ट करता है और ये पास करता है, ठीक है। और इसने अच्छा जब ये हम पास कर देते हैं ना शो फीस, तो ये हमारे पास डिस्प्ले कर देगा आंसर क्या है। तो आपकी बात सही है, इसने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना वो हमें मैन्युअली देख के पता लगेगा भाई अच्छा अडल्ट का आंसर सही आया कि नहीं आया। अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका होता है, क्या बोला, शो फीस का जो रिजल्ट हमारे पास आया है ना उसको हम वेरिएबल में सेव करेंगे और उसको फिर कंपेयर कर लेंगे जो भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा। अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होगा तो हम प्रिंट कर देंगे भाई एरर है, एरर है। समझाई बात, हम इस तरह से उसको प्रोग्राम में कर लेते हैं। यहाँ तो उसने खाली सिर्फ ये किया कि यानी कि एक ड्राइवर लिख दिया और शो फीस को कॉल कर लिया कुछ पैरामीटर पास करके। तो आप जब ये डिस्प्ले होगा तो आपको तब पता लग जाएगा भाई ये जो है वो सही डिस्प्ले हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि इसके जो आउटपुट आई है वो सही आई है कि नहीं आई, जो कि एक मैनुअल तरीका है। लेकिन हम सॉफ्टवेयर में करते क्या है, जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं जब हमने वैल्यू पास की ना और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम सेव करते हैं और फिर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं जो आना चाहिए उसके साथ। अगर वो एक इफ की स्टेटमेंट लगती है, अगर वो बराबर हो तो बहुत अच्छी बात है, हम कोई एरर मैसेज शो नहीं करते। बराबर ना हो तो हम कहते हैं एरर आ गया, आपका फंक्शन सही काम नहीं करता। तो जब वो होता ही है कि ना, हम जब एक टेस्ट लिख लेते हैं उस टेस्ट को रन करते हैं, वो भी एक C++ प्रोग्राम होता है। तो जब टेस्ट को हम रन करते हैं अगर उसकी आउटपुट में हमारे पास ये आ जाए एरर है तो हम देख लेते हैं भाई इस फंक्शन में एरर है। इनकी जब टेस्ट जो है हमारे फंक्शन को टेस्ट करके बताता है भाई कौन कौन से फंक्शन में एरर है। कुछ बात समझ आई है थोड़ी बहुत? और सर, जी सर, सर और ये मतलब फंक्शन सही जगह पे कॉल हुआ है कि नहीं, तो ये भी मतलब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे भी ये सादा सही लिखा हुआ है। फंक्शन सही जगह पे कॉल हुआ है कि नहीं, क्या मतलब? सर ये स्टॉप ड्राइवर का एक ये भी तो है ना कि ये बताते हैं कि फंक्शन सही जगह पर कॉल हुआ है या नहीं, जहाँ से होना चाहिए था। तो इस प्रोग्राम में तो बताया हुआ है कि सही जगह पे कॉल हुआ है। जो फंक्शन की ये इसमें से कहाँ में लिखा हुआ है कि ये हम इससे ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि फंक्शन सही जगह पे कॉल हुआ है कि नहीं हुआ। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आउटपुट वन सब function and to confirm the validate the values are being passed to the function। अच्छा ये इसने क्या किया, as you can see by replacing an actual function with a एक मिनट फाइंड है।
जी माजरत, कोई कॉल आ गई थी, मुझे अटेंड करनी पड़ी थी। तो अच्छा, इसने ये लिखा हुआ है, सॉरी, एज यू कैन सी बाय रिप्लेसिंग एन एक्चुअल फंक्शन विद द स्टब यू कैन कंक्रीट योर टेस्टिंग एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कॉल द फंक्शन. Primarily, the stub allows you to determine whether your program is calling a function when you expect it to, and to confirm that validates value are being passed. अच्छा, वो ये कह रहा है कि जी stub, जब आपने stub लिखा ना एक, तो stub के अंदर जो है वो जब आप यानी कि एक्चुअल फंक्शन को stub से रिप्लेस करते हो, तो stub आपको ये बताता है कि ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ। यानी कि जब आपका प्रोग्राम चला, यहाँ पर आपने 1 एंटर किया, 4 एंटर किया, अब इसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है, और कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है उसने ये भी बता दिया, शो फीस का फंक्शन कॉल हुआ है और उसको आर्गुमेंट कौन से पास हुआ है। तो स्टब जो है बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि आपका फंक्शन किस पॉइंट पे कॉल हुआ है, ठीक है, और किन वैल्यूज के साथ कॉल हुआ। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई हाँ, फंक्शन इसी टाइम पे कॉल होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि इससे पहले होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। कि अगर मैंने फर्ज करें, अगर प्रोग्राम मेरा गलत होता, तभी मैंने पहली चॉइस एंटर की है और उसके बाद अगर शो फीस का फंक्शन कॉल हो जाता, तो फिर मुझे पता लगता भाई नहीं, मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं होना चाहिए था। समझ आई बात कुछ? अगर कंफ्यूज हो तो पूछ लो दोबारा, मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले, मैं एक और बात इसको रिपीट कर दूँ ताकि आप, अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो। बेसिकली स्टब और ड्राइवर जो है ना, वो प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए यूज। देखें, जब भी आप एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एक प्रोग्राम हो या चाहे वो इसके अलावा कोई और चीज़ हो, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, भाई आया उसकी क्वालिटी सही भी है कि नहीं है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, तो यानी कि अगर हम बड़ी मशीनरी की बात कर लें, जैसे एरोप्लेन है या जैसे गाड़ियां हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं या जहाज़ हैं, वो जब बनते हैं ना, तो उनकी टेस्टिंग भी होती है। भाई ये जो हमने चीज़ बनाई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, यानी कि इसमें कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है और कोई इशू तो नहीं है। यानी कि हर एक चीज़ की टेस्टिंग भी होती है उसकी क्वालिटी को श्योर करने के लिए, भाई ये बिल्कुल सही है। इसलिए जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना, तो उसको भी आपको टेस्ट करना होता है। भाई आपने जो प्रोग्राम लिख दिया, कोड लिख दिया, वो सही भी है कि नहीं है। अभी तो आपने जितने प्रोग्राम लिखे हैं तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, वो तो आप देख के बता सकते हो कि सही है कि नहीं है। बास को प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यानी कि इनफैक्ट मिसाल के तौर पर अभी हम गूगल मीट का एक प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसकी भी टेस्टिंग होती है कि भाई ये सही है कि नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर बोल मैं रहा हूँ, तो आवाज़ किसी एक को जा रही, किसी एक को नहीं जा रही, या जो है वो अगर मैंने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो मेरी आवाज़ ही अनम्यूट हो, ऐसा ना कोई और जो है वो उसका माइक अनम्यूट हो जाए, बस इस तरह की चीज़ें सिर्फ। तो इतने बड़े प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हम यानी कि प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं स्टब और ड्राइवर का, ठीक है। जो कि उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि स्टब जो है ना, वो एक्चुअल फंक्शन की जगह हम जो है वो एक डमी फंक्शन जो है वो बना देते हैं। और स्टब का काम ये होता है कि उस फंक्शन को जो पैरामीटर पास है उनकी वैल्यू डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। और दूसरा ये कि स्टब से हमें ये भी पता लग जाता है कि जिस जगह पे फंक्शन कॉल होना चाहिए क्या उसी जगह पे कॉल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ना, जैसे आपने जब चॉइस एंटर की इधर 1 और फिर आपने मंथ बताया 4, तो बेसिकली जब हमने ये वाली चॉइस सेलेक्ट की अडल्ट मेंबरशिप फंक्शन की, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको मंथ बताया 4, तो अब ये शो फीस का फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो हमने इसकी आउटपुट को देख के हमने ये देख लिया कि भाई जो हमारे पास शो फीस का फंक्शन है वो सही जगह पे कॉल हुआ और उसको पैरामीटर भी सही पास हुए। एक तो मेंबर एडल्ट का 40 है, बिल्कुल सही है, और इसको जो मैंने मंथ पास किया था वो 4 ही पास किया था जी, 4 के साथ पास हुआ, यानी कि सही पैरामीटर के साथ मेरा फंक्शन कॉल रहा है, सही जगह पे कॉल रहा है। अगर बिलफर्ज ये गलत लिखा होता, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें आपने भी चॉइस एंटर की है और शो फीस का फंक्शन कॉल हो जाता, तो क्या होता कि इस लाइन से पहले जो है ना वो आपके पास ये प्रिंट आ जाता कि शो फीस का फंक्शन कॉल हुआ है और उसका जो अडल्ट का मेंबर रेट है वो ये है और मंथ में कोई गारबेज वैल्यू पड़ी होती, ठीक है ना। तो अगर ये लाइन पहले आ जाती, हम इसको देख के हम ये पता लगा लेते भाई मेरा फंक्शन जो है ना गलत जगह पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे कॉल नहीं होना चाहिए और इसको पैरामीटर भी गलत पास हुआ। समझ आई बात? ये मिसाल के तौर पर हमने इधर 4 लिखा ना और इधर जो है वो वैल्यू आ जाती 8, तो मैं कहता भाई मेरा फंक्शन तो सही जगह पे कॉल हुआ है, लेकिन इसको जो पैरामीटर पास हो रहा है ना मंथ का, उसमें गड़बड़ है, उसमें तो 4 होना चाहिए, वो 4 नहीं वो 8 है। तो ये इस तरह से टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो कुछ आपको 20 या 30% बात थोड़ी सी समझ आई होगी, तो इसकी नहीं है आपके कोर्स से इसका, या कह लें कि ये कोई इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, यानी कि आपको इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर।
आपकी फील्ड से रिलेटेड जो है ना, आपकी इनकी डिग्री से रिलेटेड इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है। बेसिकली आपने ना, आपकी जो डिग्री है उसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आप कैलकुलेशंस करते हो ना, फार्मूलाज आप जो है वो डिफरेंट बनाए होते हैं हर फिनोमेना का, तो आपने डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि भाई ये कैलकुलेशन करके ये क्या रिजल्ट आया, ये इनके मास है और आपको जो है वो एक्सेलरेशन दिया होता है, फोर्स कैलकुलेट कर देते हो, या वो मोमेंटम है, या आपके पास लीनियर मोशन है, या ऑर्बिटल मोशन है, या 45 के एंगल पे आपने थ्रो किया है, तो कहाँ तक जाएंगे कि फिजिक्स के अंदर मोस्टली कैलकुलेशन से ताल्लुक रखता है। तो आपकी प्रोग्रामिंग इस लिहाज से जो स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी भी फार्मूला को एक C++ के प्रोग्राम के जरिए इम्प्लीमेंट कर सको और उससे कैलकुलेशन जो है वो कर सको। तो बेसिकली ये चीज़ वो है कि इनकी जो आपको आपके लिए जो है वो है। बाकी प्रोग्रामिंग तो और बहुत तरीके से होती है, जैसे मैं अगेन मिसाल देता हूँ कि आप देखें गूगल मैप है, अब गूगल मैप के अंदर ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि भाई वो गूगल मैप जब खोलते हो आप कहते हो मैंने फलां जगह जाना है, उस फलां जगह जाने तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करके देता है वो, ठीक है, और हर एक मोड बताता है आपने कहाँ मुड़ना है। अब ये भी सॉफ्टवेयर है लेकिन ये डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो आपके कोर्स से रिलेटेड या आपके जो डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो आपके आगे इस डिग्री में आएंगी, वो कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोस्टली कैलकुलेशन आपने करनी होती है, डिफरेंट कैलकुलेशन करनी होती है। फैक्टोरियल फाइंड आउट कर दें, एक फंक्शन लिख दें ऐसा जो आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करके देता है, उसका एक नंबर पास हो उसका फैक्टोरियल निकाल दें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, ये जैसे वो है क्या बोलते हैं, वो होती है ना सेकंड ऑर्डर, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है एक, क्या वो एक वो बड़ी हमने भी पढ़ी थी, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, जिसमें सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल होती है, उसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ABC 3 रूट्स हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाँ वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो यानी कि इस तरह के फार्मूला जिसको आप C+ के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकें, तो आपको ताल्लुक इससे ज़्यादा होता है। जो आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है ना वो ये वाली सीखनी है, मतलब इस उसमें। बाकी बहुत सारे प्रोग्रामिंग अब देखें, ये भी प्रोग्रामिंग है, आपको मेरी आवाज़ जा रही है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, या वीडियो जा रही है, स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही है वो सुन रहे हो, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, अब ये भी प्रोग्रामिंग ही है पीछे। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व इंसान कर रहा होता है। बहरहाल बात कहीं और निकल गई जी। किसी का और कुछ सवाल हो तो सर पेज नंबर 198 है। जी। कौन सा क्वेश्चन? सर ये 4.22 है, 4.2 ये करवा दें सर, ये चेक पॉइंट। जी। इंडिकेट whether each of the following relational expression is true or false, refer to the ASCII table in the appendix B। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। एक रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें एक रिलेशन ऑपरेटर यूज हो, ठीक है। एक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, सॉरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ हो, ठीक है ना। तो हर वो एक्सप्रेशन जिसमें एक रिलेशन एक्सप्रेशन यूज हुआ, ऑपरेटर यूज हुआ है, तो वो रिलेशन एक्सप्रेशन होता है। अब रिलेशन ऑपरेटर हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 6 होता है, ठीक है ना। तो आपने इस रिलेशन एक्सप्रेशन की वैल्यू जानी है, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये देखें, ये सिंगल कोट में लिखा है ना इसने, तो ये करेक्टर है। तो करेक्टर एक करेक्टर सी से छोटा है, बताएं आपको पता है ना। बेसिकली बैक बिहाइंड द सीन जब आप करेक्टर को सेव करते हो तो वो उसकी आस्की वैल्यू सेव होती है। जब आप एक करेक्टर जो है, यानी कि जो हमारे पास एक करेक्टर वेरिएबल होता है, उसमें जो भी करेक्टर होता है, तो जब वो मेमोरी में सेव होता है उसकी आस्की वैल्यू सेव होती है, और आस्की टेबल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो जो स्मॉल है उसकी, स्मॉल ए है उसकी आस्की वैल्यू क्या है 97, और जी की आस्की वैल्यू कॉलन 121 या 122 है। तो 197 इज लेस देन 122, ये आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। ए छोटा होता है जी से मूवन। और अगर हम इसकी बात करें, ए डबल इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 होती है और स्मॉल ए की आस्की वैल्यू वो 97 होती है। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए ना बेसिकली आप एक आसान सी चीज़ याद रखें कि जो कैपिटल है ए है उसकी वैल्यू है 65 आस्की में, ठीक है 65, और कैपिटल बी की वैल्यू है 66। तो इस तरह से आप ऐड करते चले आगे जी तक चले जाएंगे। स्मॉल है उसकी वैल्यू क्या है 97, और आगे ऐड करते चले जाएंगे स्मॉल जी तक पहुंच जाएंगे। जो जीरो है ना, जीरो,
करेक्टर 0 उसकी वैल्यू है 48। तो आप बस ये 3 चीजें याद रखें, करेक्टर 0 की वैल्यू 48 है, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, स्मॉल ए की वैल्यू 97 है, और आगे तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, ये देखें 5 इज लेस देन 7 करेक्टर, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 की वैल्यू 48 है ना, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 52 होगी, 48, 49, 50, 51, 52, 52 होगी, ठीक है। और 7 की वैल्यू क्या होगी, 53, 52 इज लेस देन 54, तो आंसर क्या है, ट्रू आएगा। स्मॉल ए इज लेस देन स्मॉल कैपिटल ए, तो ये फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू 97 होती है, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, ये फॉल्स है। 1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी फॉल्स है, लेकिन ये करेक्टर 1 है, करेक्टर 1 की आपकी वैल्यू 48 होती है, 48 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बल्कि नहीं सॉरी ये सही है, 1 की सॉरी 0 होता है 48, तो 1 होता है 49, तो ये ट्रू है। ठीक हो गया जी, बात समझ आई है? जी सर। ठीक, किसी और को सवाल हो? सर पेज नंबर 215। नंबर 215। तो पहले जब मैं पूछ रहा था शुरू में, तकरीबन को 20 मिनट आप लोगों ने मेरे ज़ाया किए हैं, तो आपने तो कोई बोलता ही नहीं था कि मैंने पूछना है नहीं पूछना। सर 30 वाला। एल्गोरिथम वर्कबेंच, राइट एन इफ स्टेटमेंट दैट असाइन 100 to नहीं x सर then 30। अच्छा, what value will be stored in the variable t after each of the following statement executes, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स होती हैं, तो उसके बाद t की वैल्यू क्या होगी ये हमने बताना है, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू, यानी कि आपको पता है, t की टाइप नहीं था इसने, तो आपको पता है कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इन C++ इज कंसिडर्ड एज ट्रू। हर नॉन जीरो वैल्यू C++ में C++ में एज अ ट्रू कंसिडर होती है, और जीरो जो है वो फॉल्स कंसिडर होता है। तो यहाँ पर 12 इज ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट, ये एक रिलेशन एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर क्या है, ट्रू का फॉल्स। 12 बड़ा होता है ना 1 से, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1, तो टी में आ जाएगा 1। और 2 इज लेस देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, टी में आ जाएगा 0। और यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सबसे पहले कैलकुलेट होगा, तो वो हो जाएगा 6, 6 इज इक्वल्स टू 5, जी फॉल्स, जी टी में आ गया 0। 5 इज इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा 1, टी में आ जाएगा 1, ये ट्रू है। ठीक हो गया? जी सर। और किसी का कोई सवाल? सर पेज 284। पेज 24, 24, सर 284। 284 जी। सर इसमें चेक पॉइंट है 5.22 और 23। 22 में फॉर लूप को यूज करके हमने एक प्रोग्राम बनाना है 1 से 10 तक जो नंबर डिस्प्ले करे, और इसमें फाइल बनती है। सर उसी जो फाइल है उसको 23 में हमने डिस्प्ले करना है, तो सर मेरा ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो भी है ना पीछे, मेरी फाइल डिस्प्ले नहीं होती कंसोल फॉर्म में कभी भी। तो मुझे आप अपना प्रोग्राम दिखाओगे तो फिर मैं आपको बता दूँ प्रोग्राम क्या कीजिए। सर इसके लिए बस आप ये बता दें कि जब हमने 5.22 की फाइल बन जाती है, तो जब हमने 5.23 करना है उसके लिए दोबारा से नया प्रोजेक्ट बना के करते हैं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, और जो आपने प्रोग्राम फाइल लिखी है उसको आप ओपन करें, ठीक है। ओपन के लिए भी एक फंक्शन होता है, उसको ओपन करने के बाद उसको रीड करना शुरू कर दें जब तक वो फाइल नहीं आता, और उसको डिस्प्ले करते रहें नंबर्स को। ठीक है सर, समझ आ गया। और कोई सवाल थी? सर सेंटिनल वाला टॉपिक थोड़ा सा बता दें, जो सेंटिनल वैल्यूज है। बेसिकली सेंटिनल वैल्यूज जो हैं और तो एक स्पेशल वैल्यू होती है सेंटिनल वैल्यू, जो कि ये मार्क करती है कि भाई आपकी जो है लिस्ट एंड हो गई। जैसे आप फाइल की बात ही कर लें, तो हमें कैसे पता लगेगा भाई आपकी फाइल खत्म हो गई है? तो एक एंड ऑफ फाइल का स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि ये बताता है कि भाई यहाँ पे आपकी फाइल खत्म हो गई है। तो किसी भी लिस्ट को एंड करने के लिए भी हमारे पास एक सेंटिनल वैल्यू होती है, वो एक स्पेशल वैल्यू होती है जो ये बताती है भाई आपकी यहाँ पे ये इनपुट खत्म हो गई, ये लिस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। जैसे एक हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म होती है? जहाँ पे नल कैरेक्टर आ जाता है, 0 आ जाता है,
तो वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि भाई स्ट्रिंग जो है खत्म हो गया। अब होता है ना C++ के अंदर स्ट्रिंग किसी भी साइज की हो सकती है, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा भाई मेरी जो स्ट्रिंग है कितने साइज की है? वो ऐसा पता लगेगा जहाँ पे उसको नल कैरेक्टर है। तो नल कैरेक्टर जो है सेंट्रल वैल्यू, तो सेंट्रल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं, स्पेशल वैल्यूज होती हैं जो कि किसी भी लिस्ट को एंड कर रही होती है। ठीक है सर फिर हर एक की सेंटिनल वैल्यू डिफरेंट होगी कि -1 ही होगी? नहीं, डिपेंड मैंने मतलब इट अगेन डिपेंड। जैसे फाइल की बात करेंगे तो उसमें EOF एंड ऑफ फाइल जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि फाइल जो कि सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, फाइल के लिए, फाइल केस में। और अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो 0 नल कैरेक्टर, वो एक सेंट्रल वैल्यू है। और अगर मैं अपनी अपनी कस्टम इनपुट ले रहा हूँ, फर्क है मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से मार्क्स ले रहा हूँ, भाई यूजर मार्क्स एंटर करता रहा स्टूडेंट्स के कि क्विज 1 में ये मार्क्स है इस बच्चे के, इस बच्चे के ये मार्क्स है, इस बच्चे के ये मार्क्स है, बच्चे वो मार्क्स एंटर कर रहा है। जैसे ही वो माइनस एंटर करेगा तो मैं ये कंसिडर करूंगा मेरी उसकी इनपुट खत्म हो गई, तो ये मेरी अपनी एक सेंट्रल वैल्यू है -1। अपनी 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 कस्टम इनपुट के लिए मेरी कस्टम सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि इनपुट क्या है और आपका क्राइटेरिया क्या है। बात समझ आ गई? यस सर, ठीक है। कोई और सवाल है किसी? एक प्रोग्राम हमने फाइल में लिखा है तो उसको ओपन, उसकी आउटपुट जो आएगी उसको ओपन करने का कोई आसान तरीका है? वो तो सर मुश्किल ही बड़ा है जो आपने वीडियो में बताया हुआ था। क्या सॉरी? सर फाइल में हम एक प्रोग्राम हमने लिखा है तो उसकी आउटपुट ओपन करने के लिए कोई शॉर्टकट की है? नहीं, आपने एक प्रोग्राम लिखा है तो उसने कुछ फाइल में प्रिंट किया। जी सर। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? उस फाइल को देखना चाहते हैं कि उसकी आउटपुट क्या क्या तो सर देखना चाहिए। हाँ, तो दो तरीके हैं ना, फाइल को जाके ओपन कर लें तो पता लग जाएगा आपको क्या उसमें है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक प्रोग्राम लिख लें, या चलें आप एक फंक्शन लिख लें जिसको एक फाइल पास होती हो, उस फाइल की वो कंटेंट डिस्प्ले कर दे। है ना, फाइल से रीड करना भी आपको आता है और फाइल पर राइट करना भी आपको आता है। और आप देखना चाहते हैं कि भाई इस फाइल की आउटपुट क्या है, मैंने जो लिखा है इसके अंदर इसमें आउटपुट क्या है, तो अब एक फंक्शन बना लें अपने पास। ठीक है, उस फंक्शन को एक फाइल, वो फाइल का नाम पास करें, वो फंक्शन उस फाइल को खोले, उसमें जो कुछ पड़ा वो डिस्प्ले कर दे आपकी कंसोल के ऊपर। तो एक प्रोग्राम भी लिख सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल को जाके ओपन करके देख लें। तो ये मुश्किल तरीका तो नहीं है, मतलब मैं इस बात समझा नहीं, इसमें मुश्किल क्या था? वो फाइल ओपन करना मुझे नहीं आई, वो मैंने ट्राई भी किया था, वो ओपन ही नहीं हो रही। वो सर एक बार करके दिखा दें। कौन सी फाइल ओपन नहीं हुई? आपने किस टाइप की फाइल बनाई? फाइल का नाम क्या था? सर आउटपुट दी है सर, डाटा जो ऊपर आउटपुट में शो होना है वो देखना है हमने। नहीं, आपसे फाइल ओपन नहीं हो रही थी? जी सर, ओपन नहीं हो रही थी। वैसे प्रोग्राम रन हो गया था, आगे वो जो डिस्प्ले होता है सर वो नहीं मुझे करना आया। नहीं, एक दो तरीके हैं। एक तरीका है कि फाइल को वो जैसे मैं कहूँ ये फाइल है ना मेरे पास, ये इसका नाम है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने इसको ओपन किया। आपको ये ओपन करना नहीं है फाइल की, आपको प्रोग्राम के थ्रू फाइल ओपन करना नहीं है। ओपन करना नहीं आई, आगे प्रोग्राम रन हो जाता है, ये जो हमें देखना होता है बाद में। ये तो बड़ा आसान है। अमूमन बाय डिफॉल्ट जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो वो जो है ना, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव होता है वहाँ पे वो फाइल क्रिएट होती है जाके। यानी अगर मैं बात करूँ तो अमूमन ये रेपोज का फोल्डर है, ठीक है, और ये फर्ज करें ये एक जो है ना प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है जो आपका बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल पड़ी होगी, अगर कोई फाइल आप क्रिएट करोगे ना, आपने एक फाइल प्रोग्राम रन किया और उसने फाइल में राइट कर दिया तो फाइल यहाँ बनी होगी। इस यहाँ पे आकर आप राइट क्लिक करके उसको ओपन कर दो फाइल को। फाइल की टाइप क्या थी? TXT फाइल थी। जी सर। हाँ, वो यहाँ पे बनी होती है। इस मतलब मैं आपके सवाल को इस तरह समझ नहीं पाया कि इसमें मुश्किल क्या चीज़ है, या अगर आप अपना एक सिनेरियो मुझे बताओगे, अपना प्रोग्राम रन करके दिखाओगे तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। फाइल को ओपन करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइल आप एक प्रोग्राम रन कर देते हो और उसने फाइल में खाली राइट किया, उसने उसको डिस्प्ले नहीं किया, तो आप इधर जाके जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, प्रोजेक्ट का मून यहाँ बना होता है, सी यूजर्स, ये सोर्सेज रेपोज, और उसमें प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे फाइल बनी पड़ी होगी आपकी। उस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन करो, ओपन हो जाएगी। उसमें आप आउटपुट देख सकते हो उसकी क्या आउटपुट आई है, उसने क्या फाइल में राइट की।
जी सर ठीक है। सर जो एक्चुअली हम फाइल क्रिएट करते हैं इनपुट के लिए, जिसमें हम खुद इनपुट देते हैं, जी जी। वो क्रिएट करते हैं तो सर वो आगे चलती नहीं है हमारी फाइल, उसमें हम इनपुट देते हैं तो कुछ भी नहीं आता। ये तो अपना प्रोग्राम दिखाओगे तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आप उसमें क्या गलती कर रहे हो। उसमें आप इनपुट सही तरह से दे रहे हो, उसमें कोई मसला कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम में लिखा क्या है। सर हम नोटपैड के जरिए नहीं ओपन कर सकते उसको? कर सकते हैं, जरूर कर सकते तो सर वो नोटपैड से करना हैं। नोटपैड से करना इजी नहीं होगा सर? उधर से फाइल ओपन कर लेते। जैसे मर्जी ऊपर कर लें, बिल्कुल नोटपैड से कर लें। मैं ज़ाती तौर पे एक और यूज़ करता हूँ। आप लोग नोटपैड यूज़ करते होगे, मैं यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मतलब इट डिपेंड्स। तो जैसे मेरे पास अभी फाइल थी जो मैंने न्यू txt फाइल बनाई है, मैं ओपन फाइल करता हूँ और मैं चला जाता हूँ जनाब, किधर पड़ी थी वो, इधर पड़ी थी, ये ना, इधर ओपन होगी। जो आपके सामने भी ये इधर पड़ी थी, इधर ओपन होगी। इट डिपेंड्स, जिस मर्जी आप प्रोग्राम में ओपन कर, नोटपैड में कर लें, आपने किसी और में करना, मैं ये यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सर कहने का मतलब ये था कि मतलब जैसे हमने एक फाइल प्रोग्राम बनाया, वो फाइल हमने सेव कर दी किसी मेल के साथ, फिर अगर हम नोटपैड ओपन करें, उधर भी फाइल, जैसे इधर फाइल लिखा हुआ है, तो सर इधर से भी तो उस फाइल को हम लिख मतलब ढूंढ सकते हैं ना, तो उसको इधर नोटपैड पर शो हो जाए जो हमने फाइल पहले सेव की हुई थी। दोबारा सवाल कीजिएगा। सर जैसे हमने कोई प्रोग्राम किया और वो प्रोग्राम की जो फाइल हमने सेव कर दी और हमें नहीं पता वो कहाँ पर सेव हुई है, तो सर हम नोट पैड ओपन करते हैं, नोट पैड से जहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन है, इधर जाकर इधर से भी तो सर उसको ओपन कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। नहीं, किसी और को सवाल? सर ये पेज नंबर 277। जी सर इसमें हमारी ना फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो हम न्यू फाइल बनाते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। जी। तो सर इसका बता दें, ये क्वेश्चन ही सोल्व हो रहा था। इसमें क्या सॉल्व नहीं हो रहा? सर जब हम न्यू फाइल बनाते हैं तो फिर भी गार्बेज वगैरह आता है, इसका सही आउटपुट नहीं आ रही। इस प्रोग्राम को आपने एज इट इज लिखा है और फिर उसके बाद चलाया है इसको? इस प्रोग्राम को आपने एज इट इज लिख के चलाया है? जी सर। जी तो जी क्या सर। गार्बेज आता है? जी सर। हाँ, यहाँ गार्बेज लिखा हुआ आता है। हाँ जी सर, समझिए। अब कहाँ पे गार्बेज लिखा हुआ आता है ये बताओ ना। देखो ये आप फाइल, हाँ ये देखो ना, इसमें आप क्या करो, फाइल को ओपन कर रहे हो, ठीक है। जी सर। उसके बाद आप ये फाइल इसने पिछले प्रोग्राम में बनाई होगी, ये पीछे बनाई होगी इसने। बहरहाल ये अगर इसने नहीं बनाई तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कि एक ये आपको गार्बेज इसलिए आता है कि फाइल आपकी ना वहाँ पड़ी नहीं हुई है। जो करंट वर्किंग आपकी है ना, जहाँ से फाइल को ओपन करता है, वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस तरह की फाइल पड़ी होनी चाहिए। और उसमें जो है ना, अच्छा इसको तो आप ओपन करने जा रहे हो, तो अगर ये पड़ी भी होगी तो ये ओवरराइट कर देगा डाटा को। अच्छा, रीड द बोस करता है और फिर सम करते हो। हाँ जी, ये वैसे गार्बेज ही डिस्प्ले करेगा। हम जब इसको ओपन करेंगे ना, तो हम इसको अपेंड मोड में ओपन करें, बल्कि नहीं सॉरी माजरत, ये तो रीड फाइल है। नहीं ठीक है ये, हाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो न्यूमेरिक डाटा डॉट txt फाइल है ना, ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ी होनी चाहिए और इसमें ये वैल्यूज होनी चाहिए 10, 20, 30। सबसे पहले आपने क्या करना है
इस प्रोग्राम को चलाने से पहले एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा न्यूमेरिक डाटा, और उसके अंदर जो है 10, 20, 30 ये लिख के उसको सेव कर देना। उसके बाद जब ये प्रोग्राम चलाओगे तो ये प्रोग्राम उस फाइल को ओपन करेगा, उनकी वैल्यूज को रीड करेगा, फाइल को क्लोज करेगा, उनको सम करेगा, डिस्प्ले कर देगा। और अगर आपने फाइल नहीं बनाई होगी तो ये तो पहली बात तो एरर दे देगा, और अगर इस फाइल को बनाया उसमें कुछ पढ़ा नहीं होगा तो फिर ये आपको उस गार्बेज जाएगा। जी सर। सर ये एक मरतबा बना के दिखा दें कैसे बनाएंगे इसको, ये फाइल। अच्छा सर ये हम खुद भी बनाते थे फिर भी नहीं आता था। आप गलत जगह पे बनाते होगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना। ठीक है, ये आपके पास जो है ना आपका फोल्डर है, जो BS4 Spring 21 CP फाइल है ना, ये यहाँ पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। ये अब आपकी फाइल जो जहाँ से रीड होगी ना, ये जहाँ पे बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ न्यूमेरिक डाटा .txt, न्यू टेक्स्ट फाइल कर देते हैं न्यूमेरिक डाटा .txt। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 30 लिखते हैं। ठीक है जी, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये फाइल बन गई न्यूमेरिक डाटा .txt। ठीक है, और ये हमारे पास मेन है, मैं इसको करता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम में जाते हैं। हम जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 है और प्रोग्राम नंबर 20 है। ठीक है जी, यही है ना। तो न्यूमेरिक डाटा स्पेलिंग देख लेते हैं जो सही है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, कंट्रोल F5 प्रेस करोगे, कंपाइल करेगा। तो देखें इसने रीड कर लिया। तो आप लोगों ने गलती ये की होगी कि फाइल जो है वो सही जगह पे नहीं बनाई, ये फाइल यहाँ पे होनी चाहिए। देख रहे हैं आप फाइल कहाँ पर है, और मैंने प्रोग्राम चलाया, उसने इसको रीड किया, आसान किया, दिखा दिया। सर हमारी मिस्टेक ये भी थी कि हमने पहले इसको रन किया फिर उसके बाद फाइल बनाई। हाँ जी माशाल्लाह, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सही है, कोई नहीं, इसी तरह सीखते हो। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो किताबों से नहीं आता, जो करके ही आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, एक काम को करोगे तो उसमें मुश्किल तो होगी, लेकिन उसमें जो मिस्टेक करोगे उसे आप लर्न करोगे, जो लर्न करोगे फिर आपको भूलेगा नहीं। जी सर। ठीक है जी, और किस बात मुझे आप एक और सवाल का जवाब नहीं, आप लोगों ने पहले 20 मिनट क्यों ज़ाया किए? आप लोगों ने सब क्यों नहीं बोला कोई? अब आप सवाल करे जा रहे हैं सारे के सारे। पहले जब मैं पूछा था तो कहाँ पे थे आप लोग? मतलब आप लोगों ने अच्छा सा टाइम वेस्ट किया उसमें, किसी ने कुछ बोला कुछ नहीं कि जी जो है वो, मैं समझा शायद कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं है आप लोगों को। सर स्टार्टिंग में ये था कि हम चाह रहे थे सीक्वेंस से चलें, जिसकी मतलब प्रॉब्लम थर्ड से थर्ड, पहले की फोर्थ से इस तरह जा रहे कोई थे। भी जो है वो बोलना शुरू कर दे, कोई भी स्टार्ट कर दे, उसमें कोई मसला नहीं। चलें, और किसी का सवाल हो तो पूछें। अच्छा, ये अभी 34 बच्चे जो है वो आए हैं। आपकी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? 34 है, 40 कितनी है? आपकी क्लास के बच्चे कितने हैं? 34 हैं, 20 कितने 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 बच्चे हैं? 40 हैं, 34 कितने? आपकी बात समझ नहीं आई, कोई और बता दे मुझे। फहद बता दे, शोएब बता दे, सीआर बता दे, कोई बता दे। सर 41 है। अच्छा 41 है, बाकी किधर है? अच्छा देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ना हम लोगों का वक्त जो है ना वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि आप लोगों के सवाल हों वो मैं वो बता दूंगा, उसके आंसर कर दूंगा,
और ये है भी इसीलिए मीटिंग्स ना। तो अगर आप लोगों के सवाल अभी मजीद हैं तो पूछ लें, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, अगर आप लोगों के सवाल हैं तो। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट सेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर आप लोगों को पेपर की तैयारी करना हो, पेपर जो है उसको ही देना, ठीक है ना। ये मुझे पहले से आप इन्फॉर्म कर देना कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास लेनी कि नहीं लेनी, ठीक है ना। सर पेपर का मतलब कैसे होगा, इसमें ये सारी एक्सरसाइज वगैरह शामिल है? वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा पेपर जो है ना कैसे आएगा। मैंने सोचा नहीं था में कल आपको सीपी मुझे मिला था, वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने उनको कहा था कि बेटा भी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन जैसे मैं सोचा कम्युनिकेट कर दूंगा आप लोगों को। बस हाँ इतना ज़रूर है कि आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये जिसकी बेस पे आपका पूरी सेमेस्टर की वैल्यूएशन होगी, यानी कि 100 मार्क्स की आपके एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, उस पूरे 100 मार्क्स की वैल्यूएशन आपके इस पेपर से ही होंगे, ठीक है ना। तो ये है, देख लूँगा मैं क्या करना है, डिपेंड्स, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर एक्चुअली ना हम वो अभी प्रोग्राम चैलेंजेस कुछ रहते हैं हमारे, 2 चैप्टर्स के मतलब रहते हैं, जी तो उसका पूछ रहे थे सर। मैंने आपको वो मैं पहले भी कहा था कि आप लोग ये मेक श्योर कीजिएगा चेक पॉइंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा पहला, और उसके अलावा जो है फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो प्रोग्राम चैलेंजेस भी कर लीजिएगा, या जो आपके बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन वो भी कर लीजिएगा। अगर वो किसी का वो कंप्लीट नहीं हुए प्रोग्राम चैलेंजेस तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक पॉइंट क्वेश्चन आपके मस्ट होने चाहिए। जी सर, चेक पर क्वेश्चन तो सारे हैं, बस की प्रोग्राम चैलेंजेस नहीं है क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है सर। हाँ जी टाइम तो लगता है, वही है कि मतलब तो फायदा आपको वो होगा। एक एक प्रॉब्लम में जी जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम लगता है, ये प्रॉब्लम सोचने वाली होती है और काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली उसका फ़ायदा फिर आपको ही होगा। मतलब ये ऐसा ही है कि जिसने चेक पॉइंट क्वेश्चन कर लिए दैट्स फाइन, दैट इज गुड, जिसने फॉर्म चैलेंजेस भी कर लिए तो उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले कोर्सेज हैं उनमें आपको उसका फ़ायदा होगा। जी सर, हम ट्राई तो कर रहे हैं करने की, बट मैंने कहा अगर बाई चांस हमारे कुछ रह जाते हैं तो कोई उसको मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके सर, शुक्रिया। किसी और क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। मुझे बता दीजिएगा आपके नेक्स्ट क्लास का भी कोई क्वेश्चन हुआ किसी का तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास तब ले लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के तो फिर आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो ना मैंने क्लास में डिस्कस किया तो सर पेपर जो है ना हमारा हार्ड में सर आप ले विजुअल पे पॉसिबल काफ़ी बच्चों का नहीं हो रहा, बहुत इशू है अच्छा उन चलो बच्चों ठीक है, ठीक को। है। सर मैं आपने कहा जी मैंने कहा था, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। मैं जी सर हार्ड पे कर दें, वरना बच्चों के बहुत इशूज हैं सर क्लास में। अच्छा ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।